मॉर्निंग हमारी तरफ शुरू किया हूं आपका वादा कर आने की जब आपके से बाखबर किया जाए जिन्हें आप लगातार देख रहे होते हैं, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जिन्हें आप सुन रहे हैं, लेकिन हम आप तक जब सुबह सुबह आते हैं तो हम आपको खबर तह तक बताते हैं, तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर चलते हैं और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर आप तक पहुँचाई जाए, खबर तह तक आपको दिखाई जाए। आज के प्रोग्राम में भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में आप खबर पढ़ सकते हैं और साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन को भी आप वहां पर देखते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन करेंगे। अगर आप वहां वेबसाइट पर जाते हैं, आइकन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनेंगे जहां पर खबर 24/7 खबर तह तक हम आपको बताते। तो ये उम्मीद है कि राब्ते रिश्ते आपके और हमारे जो है वो और बेहतर हो, मजबूत हो। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और आज पहले दिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे यानी तवारीख के पन्नों को पलटने के बाद कुछ अहम तरीन वाक़ात निकाले हैं गौहर कुचे ने। वो है क्या, वो आपके सामने रखेंगे मेरे साथी गौहर कुचे, और उसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा खोलते हैं। और आज सबसे पहले बात होगी जम्मू की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है, लेकिन खबर पर आने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत तो शुक्रिया इशफाक गौर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 3 अक्टूबर है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात रोज़ाना की तरह आज भी हम आपकी नज़र करते हैं। आज 3 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे, यानी कि तारीख के आईने में आज का दिन क्या कुछ है। 3 अक्टूबर 1657 में फ्रांसीसी फौज ने मैड्रिड पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1831 में, यानी कि 3 अक्टूबर 1831 में मैसूर पर बरतानिया ने कब्जा किया था 1831 में। और 3 अक्टूबर साल 1932 में इराक यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1935 में इटली ने इथियोपिया पर कब्जा किया, 3 अक्टूबर साल 1935। और आज ही के दिन 3 अक्टूबर साल 1968 में अमेरिका ने निवाडा में न्यूक्लियाई तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन 3 अक्टूबर साल 1977 में साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को बदनुमानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। और आज ही के दिन 3 अक्टूबर साल 1978 में कलकत्ता में पहले और दुनिया का दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 3 अक्टूबर साल 1990 में मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी का जर्मनी के तौर इंज़िमाम हुआ। तो ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 3 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चले जनाब, खबर का करते हैं आगाज और सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू, क्योंकि जम्मू के सरहदी इलाकों के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर रजौरी पुंछ इलाका सुर्खियों के अंदर बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो रजौरी से सामने आ रही है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कालाकोट के जंगलों के अंदर ऑपरेशन जारी है। कालाकोट सरहदी मकाम है और इस सरहदी इलाके के आसपास जहां 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को हुआ था, जिसके बाद जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन से निगरानी शुरू की गई और जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को सख्त किया गया तो मिलिटेंट जो छुपे बैठे थे उनकी तरफ से खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और उन खुदकार हथियारों का इस्तेमाल होने के फौरन बाद इस कालाकोट के जंगलों के अंदर जो है वो कल बाद दोपहर से झड़प शुरू हुई है, जो वक्फे से वहां पर जारी है। रात भर इलाके के अंदर गोलियों और धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है। और आज सुबह से एक बार फिर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो जारी है, यानी कुल मिलाकर आज कालाकोट ऑपरेशन का दूसरा दिन है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रजौरी से, जहां पर कालाकोट जंगलात के आसपास के इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस झड़प के अंदर
3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात भी आ रही है। अगरचे दिफाई और अस्करी जरायों की तरफ से यह खबर सामने दी जा रही है, ताहम सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन यह बात तय है कि इन जंगलों के अंदर ये जो रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है और रात भर वहां पर ऑपरेशन जो है वो जारी रहा है। और इस वक्त भी जो फॉरेस्ट एरिया बोरा है और आसपास का इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट रात भर इस पूरे इलाके के अंदर तैनात कर दी गई थी, पैराट्रूपर्स को लगाया गया था। और इस तरीके से जब आप रजौरी को देखेंगे तो 1 जनवरी सन 2023 को रजौरी के अंदर एक सानिया पेश आया। उसके फौरन बाद से ही रजौरी लगातार एक के बाद एक सुर्खियों में बना रहा और शायद ही कोई महीना ऐसा हो जब इस तरीके की इत्तला ना आई हो कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहसास है। और फिर सरकारी जराया ने भी इस बात की तस्दीक की कि इस पूरे बेल्ट के अंदर कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की मौजूदगी और सरहद पार जो मिलिटेंट है वो इस पार आकर कहीं ना कहीं ऑपरेशंस करवाते हैं या किसी न किसी तरीके को मिलिटेंसी को रिवाइव कराने की कोशिश करते हैं। ये अपनी जगह पर एक खबरें भी जो है वो गश्त कर रही है। इस बीच आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी गोलियों का तबादला सुबह से कई बार जो है वो सुनने को मिला है। जमशीद मलिक के पास जो इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कालाकोट और आसपास के जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन की बुनियाद जो है वो उस इंटेलिजेंस इनपुट पर रखी गई है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो यहां पर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ड्रोन और दीगर खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इस बात की तस्दीक हुई कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है जब मिलिटेंटों की तरफ से खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इत्तलात इब्तिदाई तौर पर यह भी है कि 2 या 3 आर्मी के जवान जो है वो जख्मी भी हुए। आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है अभी इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से? बिल्कुल गौर, इस वक्त हम बोलेंगे ब्रो इलाके में जहां कल से ही फायरिंग की आवाजें लगातार सुन रही थी और कल तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी कि क्या ये इनकाउंटर है, मगर देर रात को शिद्दत की फायरिंग के बाद इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये एक इनकाउंटर है और जिसमें जराये के हवाले से एक खबर भी हमारे पास आई थी कि इसमें सेना के 3 जवान घायल भी हुए, मगर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूं गौर कि इस वक्त इस पूरे इलाके को कार्डन किया गया है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त आपको सिक्योरिटी फोर्सेज यहां नजर आएंगी, क्योंकि इस इलाके में देर रात तक की शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद खामोशी इस वक्त जरूर है, मगर इस पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया है जहां मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद ये खबर सामने आई थी। हालांकि कल दोपहर को शिद्दत की फायरिंग के बाद फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा था, मगर यह बात कही जा रही थी कि ये एक तरफा फायरिंग है, मगर देर रात को होने वाली फायरिंग के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि इस इलाके के अंदर कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन देर रात को इनकाउंटर में तब्दील हुआ है, जिसमें जरा के हवाले से जरूर खबर हमारे पास पहुंची है कि इसमें 2 से 3 सेना के जवान जख्मी हुए, मगर इसकी अभी तक कहीं से तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घना जंगल और घने जंगल के अंदर से आप देख सकते होंगे कि किस तरह पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और पूरा इलाका इस वक्त कार्डन किया गया है और इस इलाके से देर रात से ही लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर ये इलाके काफी सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं। और बताइएगा, कल जब आप ऑपरेशन पर गुफ्तगू कर रहे थे
तो आप इस जंगल के इलाके से काफी बाहर थे और काफी दूर ही रोका गया था, बहुत ज्यादा जरूरी वो भी होता है। आज भी सूरत हाल उसी तरीके की है, क्योंकि ऑपरेशन जहां पर आप खड़े हैं वहां से थोड़ा सा दूर ऑपरेशन है, लेकिन कॉर्डन जो है वो काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। इनर और एक्सटर्नल लाइन जो है वहां पर सेना के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये बताइएगा, कल के मुकाबले में आज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है या कम है, और क्या कुछ सेना की सोर्सेज या एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज आपको कह रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर? कल के मुकाबले में आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई यहां नजर आ रही है। देर रात से हमने देखा था कि मजीद सिक्योरिटी को तलब किया गया था, उसके बाद पूरा इलाका आज इतना दूर, जितना कल हमें दूर रोका गया था, अलबत्ता उससे काफी आज नजदीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से सिर्फ 500 या 600 मीटर की दूरी पर यह इनकाउंटर चल रहा है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पूरा इस वक्त आप देखते हो जमशीद मलिक तफसीलात फराहम कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते होंगे ये सेकंड कार्डन है, इसके आगे फ्रंट कार्डन है जिसमें इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और आज लगातार शिद्दत की फायरिंग, क्योंकि रात भर जोरदार फायरिंग के साथ जोरदार धमाकों की आवाजें इस पूरे इलाका गूंज उठा था, जिसके बाद ये इलाका पूरा दूसरा कार्डन इसको कर दिया गया और दूसरे कार्डन तक आज हमें जाने की इजाजत जरूर दी गई है। मगर मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो आप देख सकते होंगे पहाड़ी इस वक्त तस्वीरों में, इसके बिल्कुल पीछे वाली साथ इलाके में इस वक्त ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां लगातार फायरिंग देर रात तक चलती रही, मगर इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा हुआ है। गौर, अच्छा ये बताइएगा जमशीद मलिक, चूंकि कल हम बता रहे थे कि ये रेजिडेंशियल एरिया भी है, वहां पर कुछ लोग रहते भी हैं और जंगल का भी एरिया है, तो क्या हम ये माने कि बॉर्डर बहुत ज्यादा नजदीक है तो ये उसका भी एक फायदा है? और एक नेक्सस जो पिछले कई महीनों से हम खबरें सुन रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी की कोशिश की जा रही है, जम्मू के अंदर सुर्खियां बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक एक्शन प्लान वैसा भी हो सकता है, नंबर एक। और आपके जराया क्या कुछ कह रहे हैं, जो खबरें आ रही है कि ये 2 या 3 मिलिटेंट जो है सबके सब फॉरेनर्स हो सकते हैं? बिल्कुल गौर, क्योंकि लगातार जितने इनकाउंटर, ये रेंज पहले मैं आपको बताता हूँ गौर, ये वही रेंज है, चाहे इसकी इस तरफ बात करें सामने की तरफ, इस तरफ पड़ता है इसके ढांगरी, और ये इलाका ख्वास का इसके बिल्कुल साथ पड़ने वाला इलाका है। ये दोनों इलाके पिछले कुछ अरसे से काफी सुर्खियों में, खास करके 1 जनवरी के बाद ये पूरा रेंज जो है ख्वास हो गया, ढांगरी हो गया, ये तत्तापानी, कालाकोट, ये पूरा एक ही रेंज है, काफी सुर्खियों में 1 जनवरी के बाद लगातार आ रहा है। और दरअंदाजी की कोशिशें भी इसके बीच में बढ़ी है। हालांकि जितने मिलिटेंट इस दौरान मारे गए थे, इनमें से ये दावा किया गया था कि सभी के सभी फॉरेनर है, मगर एक बीच में खबर आई थी कि एक मकामी जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर का मकामी मिलिटेंट भी था। मगर उसके बावजूद इस इलाके में जितने भी मिलिटेंट इस वक्त एक्टिव जो बताए जा रहे हैं, उनके बारे में यही कहा जाए कि सभी फॉरेनर है। हालांकि राजौरी के अंदर डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह दावा किया गया था कि 3 से 5 ग्रुप इस इलाके में एक्टिव है, मतलब कुल मिला के 10 से 12 मिलिटेंट इस इलाके में एक्टिव है। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि मिलिटेंटों की तादाद इस इलाके में ज्यादा भी हो सकती है, या लगातार दरअंदाजियां इन इलाके में हो रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे पोर्शन के अंदर, चाहे हम ढांगरी की बात करें या ढांगरी के इस तरफ इलाकों की बात करें, ख्वास की बात करें या कंडी इलाके की बात करें, इन इलाकों में इनकाउंटर लगातार हम देख रहे हैं। इससे हम ये मान के चल सकते हैं ये इलाका जो खास करके हम बता रहे हैं, इस इलाके को पहले 2000 से पहले की अगर बात करें तो ये इलाका क्रॉसिंग के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता। हालांकि ये बात क्या है कि बॉर्डर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, मगर यहाँ तक पहुंच रहे हैं उसके बावजूद मिलिटेंट। मगर ये इलाके जो मैं बता रहा हूँ, इस इलाकों की अगर बात करें तो ये इलाके काफी इस्तेमाल पहले किए गए। अच्छा जमशीद मलिक, फटाफट से ये भी बताइएगा, खबर ये भी है कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और अब ये ऑपरेशन जो है मरहला कुन मामले में चला गया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया को कॉर्डन किया गया है जहां पर यह तस्दीक हो रही है कि शायद इस बेल्ट के अंदर और इस एरिया के अंदर ही ये मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और उसी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और बिल्कुल, जहां तक बात करें मिलिटेंटों की इस इलाके की, तो उसके लिए कुछ बड़े पॉइंट ऐसे रहते हैं कि एक जंगल का घना इलाका होना और दूसरा इस जंगल के अंदर कुछ गुफाएं कुदरती तौर पर बनी हुई है जिनका सहारा लेकर मिलिटेंट इसके अंदर छुप जाते हैं। उसकी बड़ी बात, घना जंगल भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि ये इलाके पहले रूट क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, खास करके 92 तक इन इलाकों में कई इनकाउंटर देखने को मिले, तो उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। मगर आप दोबारा ये इलाके काफी सुर्खियों में आना शुरू हो चुके हैं, खास करके इन जंगलों की बात करें। जहां तक रिहायशी आबादी की बात करें, रिहायशी आबादी भी बहुत है इसके साथ साथ, और क्रॉसिंग के बाद जंगल का इलाका, जिस तरह यहां से क्रॉस करने के बाद ये ख्वास पहुंचते हैं, ख्वास से
रियासी का इलाका टच करते हैं, उसके बाद गुल गुलाबगढ़ मोहर होके ये वादी की तरफ रुख भी करते हैं, और उसकी तरफ दूसरा रास्ता जो इस तरफ से भी इनको निकलता है, चाहे वो शुपियां की बात करें, उस रास्ते का भी ये इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए दोनों रूट जो है हमेशा क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए। मगर इस इलाके की जहां तक मैं बात करूं, ब्रो का इलाका, यहाँ 2000 से पहले या बहुत ज्यादा इनकाउंटर देखने को मिलते थे, मगर उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर ये इलाका दोबारा सुर्खी मारे। मगर उसकी बड़ी वजह ये भी हम कह सकते हैं कि कुदरती गुफाएं और उसके साथ साथ घना जंगल है, जिसके कारण उनको फायदा मिल रहा है। फायदा मिला। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कालाकोट और आसपास के इलाकों के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला सिक्योरिटी एजेंसीज को है, जिसको लेकर ऑपरेशन को शुरू किया गया। कल बाद दोपहर ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है ऑपरेशन का, और कुल मिलाकर देखा जाए आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का। 3 या 4 लेयर सिक्योरिटी एजेंसीज की बना दी गई है ताकि किसी भी तरीके से मिलिटेंट जो है वो स्लिप ना दे पाए और उन्हें एक ही जगह पर रखकर इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाए। इस तरीके की हिकमत अमली जो तरतीब दी जा रही है। ताहम इलाके के अंदर इजाफी दस्ते सिक्योरिटी एजेंसीज के भी भेजे गए हैं, और जम्मू के रजौरी इलाके के अंदर इस वक्त एनकाउंटर का दूसरा दिन, जहां पर सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर में यानी सर्च के बाद जो गोलियां चलने की खबरें आ रही थी वो लगातार आई है, और उसके फौरन बाद आज रात भर से भी कुछ तस्वीरें इस तरीके की आई जहां पर धमाकों और गोलियों से यह पूरा इलाका लर्ज रहा था। सुबह से लेकर अभी तक भी किसी तरीके की कोई फायरिंग की आवाज नहीं है इलाके के अंदर, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मानना है कि ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब बात करते हैं जम्मू की। जब हो रही है तो जम्मू के अंदर आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जम्मू के अंदर सियासी गहमा गहमी होने जा रही है, और 2:30 बजे के बाद तमाम कैमराज फोकस रहेंगे जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू में आज होगा हिज़्ब इख्तिलाफ का अहम तरीन इजलास, और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान का इजलास की सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी है। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल हल्का इंतखाब के मेंबर पार्लियामेंट भी है। मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल होगा। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज के इस अहम इजलास के अंदर जहां 20 के करीब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर एक मकामी होटल के अंदर इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे, वहीं पर हम ख्याल जमातों में DPAP यानी गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को दावत नहीं गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन जो एक ज़माने में गुपकार अलायंस के तर्जुमान हुआ करते थे, उन्हें दावत नहीं दे दी गई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, उन्हें दावतनामा नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट को भी दावतनामा नहीं गया है। यानी हम ख्याल में अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ की देखें, BJP को छोड़कर DPAP, PC और AP समेत कई और पार्टीज हैं जिन्हें इस इजलास में दावतनामा नहीं गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो आज का इजलास है जहां पर 20 सियासी जमातों के रहनुमाओं को मिलना है, ये एक अहम तरीन संगमील साबित हो सकता है, ये लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है। अब किन लोगों को बुलाया गया है फटाफट से उस पर आएंगे, उसके बाद हम कांग्रेस तर्जुमान के पास भी चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद रहेंगे मीटिंग के अंदर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती साहिबा यहां पर मौजूद रहेंगी, जिन्हें दावतनामा गया है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो बहशती तर्जुमान आजकल काम कर रहे हैं गुपकार अलायंस के, उन्हें भी वो इस मीटिंग के अंदर रहेंगे, और कल ही वो जम्मू पहुंच चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रमन भल्ला और वकार रसूल वानी जो कायम मुकाम सदर और सदर हैं वो यहां पर रहेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह, डोगरा सदर सभा के गुरचरण सिंह चाड़क, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, IDP के RD खजूरिया, यूनाइटेड पीस अलायंस के शाहिद सलीम, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जफर अहमद, पीपल्स मूवमेंट के डॉक्टर हुसैन, अकाली दल के नरिंदर सिंह और स्टेट मिशन हुड के सुनील डिंपल समेत CPIM के गुलाम नबी मिजराब को दावतनामा चला गया है। इसके अलावा शिवसेना और दीगर लोगों को भी इस इजलास के अंदर तलब किया गया। माना जा रहा है कि इस इजलास के फौरन बाद जो करारदादें हैं वो पास की जाएंगी, और साथ साथ जो सिविल सोसाइटी जम्मू की है उन्हें भी गियर अप करने की कोशिश इस इजलास के बाद की जाएगी। सीधे जम्मू चलेंगे जहां से सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन करेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस के मौकफ की जरूर आप बात तो करेंगे, लेकिन आज का जो ये इजलास है जहां पर कहा जा रहा है कि 20
हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को एक बैनर तले जमा करने की कोशिश की जा रही है। इस इजलास को आप कैसे देख रहे हैं और ऑन द एजेंडा क्या है? क्या एजेंडे के अंदर वही बात है जो इंडिया अलायंस के अंदर है या एजेंडे के अंदर कुछ और भी बातें होंगी जिसे आप सामने रखने की कोशिश की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये दावत भेजी है जिन लोगों को वो शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी देश भर में आवाज उठा रही है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो बची खुची डेमोक्रेसी है, कई ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन हैं जिनका चुनाव होना था, वो अब खबरें आ रही हैं कि उनको मुलतवी किया जा रहा है और लोकसभा पे सारा फोकस किया जा रहा है। एक तरफ से सरकार दावे करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं और हालात बहुत बेहतर हो गए, दूसरी तरफ से वो यूएलबी म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन के चुनाव भी नहीं कराना चाहती, तो इसका मतलब पंचायत के चुनाव भी नहीं होंगे और असेंबली के चुनाव की तो बात नहीं करते। वो तो इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं बात, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कहते हैं हालात बहुत अच्छे हैं लेकिन फैसला चुनाव आयोग करेगा। हमको समझ नहीं आती कि चुनाव आयोग को क्या एतराज है जम्मू कश्मीर में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम तैयार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हम तैयार हैं। आतंकवाद की एक चुनौती है, थी, वो रहेगी और आतंकवाद भी है, बढ़ रहा है, लेकिन वो हालात से निपटने का साथ साथ जमहूरियत को बहाल करना है। तो हमारा पहला मकसद ये है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो तो बीजेपी की भाषा बोलती हैं, दूसरे मंच से तीसरे मंच से तारीफें करते हैं कि बहुत बेहतर हो गया, कभी कभी वो सिर्फ अपने आप को मुखालिफ पार्टी या अलग पार्टी बताने के लिए चार बातें करते हैं, लेकिन लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जो कोई ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है लेकिन आवाज उठाती रहती हैं और जमहूरियत के लिए आवाज उठाती है, स्टेट उनके लिए उठाती है, यूएलबी और पंचायत इलेक्शन में उठाती है। उन लोगों को मशवरा किया जाएगा। इंडिया अलायंस का तो मकसद सियासी है कि हमने सीट शेयरिंग करनी है, एक मुतहदा महाज करना है, क्योंकि जिस तरह का माहौल देश भर में है, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आते आते वो चुनौतियां बढ़ जाती हैं और यहाँ तो बिल्कुल आवाज बंद करने का, लोगों को जमहूरी कोई अमल ना करने का जो उनका मंसूबा है। एजेंडा क्या है आज की मीटिंग का? शर्मा साहब, अगर कांग्रेस जा रही है तो उनके हाथ में एजेंडा होगा जो फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से या उनके दावतनामे के साथ आया होगा कि आज जब हम मिल रहे हैं, एक होटल के अंदर मिल रहे हैं, तो मिलने की मकसद वजह है ये 4 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स है, या ये करारदादें हम पास करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी तायीद होनी लाजमी है, कांग्रेस की तायीद लाजमी है। तो क्या वो एजेंडा क्लियर है कि आज जब आप मिलेंगे, चाय पिएंगे, क्या ये सिर्फ गुफ्तम, निशस्तम और बर्खास्तम होगा या कुछ कॉन्क्रीट वहां से बाहर आएगा? ऐसी घाट का बात नहीं है। एक मुतहदा आवाज जो है वो बुलंद होती है। एक तरफ से सरकार दावे करती है कि हमने 2019 के बाद हालात को बहुत काबू कर लिया है, आतंकवाद का खात्मा कर लिया है और यहाँ पे टूरिज्म हो गया है, यहाँ पर अमन हो गया है। दूसरी तरफ से कहते हैं चुनाव नहीं हो सकता। पहला मकसद जो सबसे बड़ा है कि क्यों नहीं चुनाव, यूएलबी और पंचायत के चुनाव भी नहीं उस वक्त करवाएंगे जबकि सियासी पार्टी और हमारी पार्टी के लीडरान जेलों के अंदर थे या घरों के अंदर थे, लेकिन उस वक्त बहुत जरूरी समझा गया कि चुनाव जम्मू कश्मीर में ये बुनियादी इकाइयों को चुनाव करवाने हैं और उस वक्त भी चुनाव कराएंगे। अब जो खामोशी इख्तियार की है और खबरें जो आती हैं आप लोगों के माध्यम से कि चुनाव दाखिल होंगे और सरकार से मत नहीं होती, बड़ी जल्दी थी कि 4 दिन के अंदर कहा गया कि रोटेशन जो हमने प्रपोज किया इसका ऑब्जेक्शन दीजिए। हमने ऑब्जेक्शन भर के दिया कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में नहीं आप मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं है। मैंने कहा एजेंडा सिर्फ इलेक्शन है या एजेंडे में जो खबर अंदर की है वो ये भी है कि अक्टूबर के वस्त तक सुप्रीम कोर्ट से 370 के मामले पर एक फैसला आना है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको लेकर भी एक हिकमत अमली तरतीब देनी है। क्या कुछ है एजेंडे के ऊपर? नहीं, देखिए एजेंडा को इस तरह का स्पेसिफिक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन पहला एजेंडा ये है कि जहाँ जमहूरियत होनी चाहिए और जो बची खुची जमहूरियत है वो भी हो रही, सबसे अहम मुद्दा यही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा ये तो किसी को टाइम सीमा पता नहीं है। यानी जो दावतनामा आया है उसमें सिर्फ दावतनामा है, एजेंडे की कोई बात नहीं है कि आखिर किन मुद्दों पर गुफ्तगू करनी है। नहीं, दावतनामा जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एजेंडा स्पेसिफिक किया गया है, लेकिन जो एजेंडा है वो सबको दिखता और सामने नजर आता है।
और उसमें हमारे सदर और बाकी वर्किंग प्रेसिडेंट जाएंगे, उनको बताया जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिक किस तरह का एजेंडा है, लेकिन एजेंडा यह है कि लोगों को बचाना किस तरह से है, जमहूरियत कैसे करनी है। चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हमारे साथ थे। कह रहे थे कि जनाब दावतनामा तो आया है, मीटिंग में भी जाएंगे, लेकिन सेट एजेंडा यानी किन मुद्दों पर गुफ्तगू करनी है वो उसमें तहरीर नहीं है, लेकिन हम जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने और दीगर मामला को लेकर गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो जराया है वो 2-3 चीजें बड़ी क्लियर कर रहे हैं। एक ये कि फारूक अब्दुल्ला वाली इस मीटिंग के अंदर 2 करारदादें आनी है। एक ये कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल और इंतखाबात कराया जाए, एक तो इस हवाले से होना है, और दूसरा मामला जो है वो ये भी है कि इंडिया अलायंस को मजीद मजबूत करके आगे बढ़ा जाए। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है जिन पार्टियों को बुलाया गया है उनमें 1-2 को छोड़कर रेस्ट अगर आप देखिए तो छोटे छोटे दल है जम्मू के, क्या वो उतने ज्यादा वाइब्रेंट नजर आ रहे हैं कि वो जम्मू की हवा को बदल सकते हैं, या जम्मू के लोगों की मुकम्मल तौर पर तर्जुमानी कर पा रहे हैं वो? देखिए, ये साफ है कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बड़ा गठबंधन देखने को मिला है, और उसी के बाद अब जम्मू कश्मीर की तरफ भी इसी तरह से मजबूती लाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। जिस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो है इस बैठक का आयोजन होना है, और लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब जो है ये बैठक होनी है। मगर उससे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। एक तरफ ये एजेंडा ये बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं हालांकि स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि एजेंडा क्या रहने वाला है, मगर 2 चीजें ये साफ है, एक तरफ चुनाव है और एक तरफ जो है स्टेटहुड को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है अनुच्छेद 370 को लेकर, तो कहीं ना कहीं गहमागामी जो है इसमें जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। एक तरफ चुनाव होने हैं और एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो जिसको लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और इस बैठक से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती भी कुछ ही देर में जो है वो जम्मू पहुंचेंगी, और जम्मू में पहुंचते ही जो है इस पार्टी में शमूलियत होंगी। तो कहीं ना कहीं रणनीति साफ है कि भाजपा को किस तरह से और किस एजेंडे से जो है वो घेरा जाए, और किस तरह से उस पूरे एंगल के साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाजपा ने जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो है वो भेदभाव किया है। अब एक रुख जो बनाया जा रहा है जिसमें ये साफ ये गठबंधन, जिस गठबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पूरी तरह से अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये, चलिए बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप नजर रखिएगा, वहां पर 2:30 बजे आज इजलास होना है। फारूक अब्दुल्ला के कहने पर इस इजलास को तलब किया गया है, और माना जा रहा है कि इस इजलास के अंदर इंतहाई अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू होनी है। क्या कुछ होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो रही है, और माना जा रहा है कि 2018 जून में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड हुकूमत गिरी और मरकज के ज़ेर एहतमाम सदर राज नाफिज हुआ, तब से लेकर लगातार यानी 18, 19, 20, 21, 22 और 23 गुजर चुका है। अभी तक जमहूरियत की जड़ें पूरी तरह से उस्तवार और मजबूत नहीं हो पा रही है। ताहम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत मरकज़ी वज़ारत दाखिला को थी वो लगभग मुकम्मल होगी, और बहुत जल्द इस सिलसिले में भी बड़ा ऐलान जो है वो मुतवक्का है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो। लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें लोकसभा पर है, और लोकसभा से पहले श्री जम्मू के अंदर आज अहम तरीन इजलास हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों का, और देखना होगा कि वहाँ पर जब करारदादें होंगी या प्रेस ब्रीफिंग होगी, क्या वो कौमी इतिहाद यानी इंडिया अलायंस के आसपास घूमेगा, या जम्मू कश्मीर की मौजूदा नाजुक तरीन सियासी सूरत हाल को लेकर कोई बात भी सामने आएगी। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मरकजी हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यह बड़ा फैसला है कि आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के निज़ाम तालीम के अंदर अभी भी पंचर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया था कि हर स्कूल के अंदर बिजली पहुंचनी चाहिए, बरकी रौ होनी चाहिए। रिपोर्ट आपको बताएंगे कि क्या बरकी रौ पहुंची है या नहीं पहुंची है, और फिर झील यानी डल झील का ज्वेल यानी एक हीरा जिसे हम हाउस बोट कहते हैं, उनकी कहानी भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।